हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की, क्लास 12 सीबीएसई लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आए। और कम देखने से या अधूरा देखने से एक दिक्कत आती है कि आधा एक तो हमको समझ में नहीं आता और दूसरा हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर में हम बात करते हैं दो स्टोरीज की। सबसे पहले मैं पहली स्टोरी जो है चैप्टर की वो डिस्क्राइब करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली स्टोरी है एक लड़के की, साहिब आलम। इन शॉर्ट साहिब जो है वो बेसिकली एक ऐसी जगह से है जहां पर आमतौर पर हम जाना पसंद नहीं करते हैं। साहिब आलम की रूट जो है, जहां से वो आया था, उसकी फैमिली आई थी, वो था बांग्लादेश। इन 1971 1971 में ये लोग तूफान आ जाने की वजह से और बाढ़ आ जाने की वजह से बांग्लादेश से इंडिया आए। इंडिया में आकर ये दिल्ली के पेरिफेरल इलाके यानी बाहरी इलाके सीमापुरी में आकर बस गए। सीमापुरी दोस्तों एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में चारों तरफ केवल कूड़े के ढेर, कचरा और केवल वेस्टेजेस मिलते हैं। और चारों ओर जितना भी ड्रेनेज का पानी आता है, जो भी गंदा पानी आता है, वो उसी जगह इकट्ठा होता है। एक तरह से बस्ती जिसको बोलते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर रहने लायक स्थितियां नहीं है। लोग बाग छोटी छोटी झोपड़ियां, टीन टप्पर के मकान बनाकर रहते हैं, जो कि बहुत ही टेम्पररी हैं। अगर वो वहां पर रह सकते हैं तो रह लेते हैं, नहीं तो वहां से आके पड़ जाते हैं। ना तो कोई सिस्टम है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कुछ भी नहीं है। और इन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो है रैक पिकिंग। हाँ जी, इसका मतलब कूड़े के ढेर से चीजों को निकालना और उसको बेचकर अपनी लाइवलीहुड को कमाना, कुछ पैसा, जिससे कि इनके पेट में रोटी मिल पाए इनको। तो एक तो ये लोग काफी पुअर हैं और डिप्राइव्ड हैं। डिप्राइव्ड इसलिए हैं, वंचित हैं। इनके पास केवल राशन कार्ड होता है जिससे इनको अनाज तो मिल जाता है, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। राशन कार्ड इसलिए है और ये सब चीज इसलिए है जिससे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वोट मिल पाए। वो उनका वोट बैंक है एक तरीके से। जिसने राशन कार्ड बनवा दिया उसको वोट देना है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छी तरह से। और इससे आगे मैं बात करूंगा स्टोरी की। तो साहिब आलम जब अनीस जंग से मिलते हैं, तो अनीस जंग इंडिया की एक बहुत रिनाउंड ऑथर हैं, जिनको क्या कहते हैं, बहुत ही ग्लोबल और इंडियन दोनों ही लेवल पर रिकॉग्निशन मिल चुकी है। उनका सबसे जो बेस्ट सेलर एक क्रॉनिकल था जिसका नाम था अनवीलिंग इंडिया। इट वाज बेस्ड अपॉन द poor condition of women in Indian society, especially the Muslim women's were deeply and in a large way described in this chronicle. Let's talk about that later, but now we are talking about Lost Spring, so get on to that. ऑथर यानी अनीस जंग जो है वो सबसे पहले साहिब आलम से मिलती हैं। वो एक जगह उनको मिलता है जहां पर वो कूड़े के ढेर में से कुछ निकाल रहा है और वो जाकर उससे पूछती हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम कचरा क्यों बीनते हो, क्यों तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो जब उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहिब आलम ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में जवाब दिया कि कोई स्कूलिंग है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे इलाके में कोई स्कूल ही नहीं है। तो अनीस जंग ने एक बार उनसे कहा, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, शी वॉज नॉट श्योर अबाउट इट एंड शी वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। उन्होंने मजाक में उससे पूछा कि अगर कल को स्कूल बन जाए या मैं स्कूल बना दूं तो तुम आओगे। तो उसने कहा कि बिल्कुल आऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम अराउंड जब क्या कहते हैं अनीस जंग उससे मिली, साहिब से मिलती हैं, तो साहिब खुद आके उनसे पूछता है क्यों आपका स्कूल बन गया क्या। तो उस समय अनीस जंग को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, काफी वो एकदम से अशेम्ड महसूस करती है कि मैंने एक खोखला वादा किया था। और शायद इन लोगों से ऐसे ही खोखले वादे किए जाते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब क्या है कि ये जो लड़का है साहिब आलम, इसने कहा कि हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। और अगली बार जब अनीस जंग उससे दोबारा मिलती हैं तो वो देखती हैं कि वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है। उसके पैरों में टेनिस शूज हैं जो कि उसकी ड्रेस से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। वो किसी के यूज्ड अप शूज हैं जिसने कि किसी ने उसको दे दिए। उसमें एक छेद भी है, पर एक लड़के के लिए जो अब तक नंगे पांव कचरे में हर चीज पर चलता हुआ अपना काम करता था, एक लड़के, ऐसे लड़के के लिए
ऐसे शूज मिल जाना अ ड्रीम कम ट्रू है। समझ रहे हैं ना आप? जिसके पास कुछ ना हो उसको कुछ मिल जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यही उसके साथ केस था। अब वो देखती हैं तो अनीस जंग सोचती हैं क्या इंडिया में जूते ना होना गरीबी की निशानी है या कोई ट्रेडिशन है। अक्सर ऐसा होता है, आमतौर पर हम छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं है। अनीस जंग इंडिया में घूमते समय ऐसे कुछ लोगों से मिली भी, जहां पर उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं बिना शूज के घूम रहे हैं। तो उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुमने जूता क्यों नहीं पहन रखा। तो उसने पूछा, तो जवाब ये मिला कि माँ जूता ऊपर से उतार कर नहीं देती है, माँ ने जूते जो हैं ऊपर छुपा कर रख दिए हैं। उनमें से उनका एक दोस्त बोलता है कि जूते तो इसको दिए जाते हैं पर ये पहनता ही नहीं है। तो वो सोचती हैं कि बीइंग शूलेस इज अ ट्रेडिशन और अ साइन ऑफ पॉवर्टी। इस चीज को सोचते हुए आगे बढ़ती हैं वो, और फिर चैप्टर आगे बढ़ता है। तो आगे चल के क्या कहते हैं, जो साहिबा आलम है उससे अनीस जंग बात करती हैं तो उससे पूछती हैं कि आखिरकार तुम ये सब जो करते हो इससे तुम्हें क्या मिलता है। तो साहिबा आलम कहता है गार्बेज इज गोल्ड फॉर मी। जो ये कचरा है ये सोने जैसा है मेरे लिए, सोना गोल्ड है ये मेरे लिए। मतलब मैं जो है इसके अंदर कुछ भी तलाश कर सकता हूं। अब मैं कहना चाहूं तो ये एक वंडरफुल चीज है उसके लिए, वंडरफुल चीज है। मतलब उसको ये जो कचरा है कुछ भी दे सकता है फॉर साहिब आलम, स्पेशली नॉट हिज फैमिली। यहां पर क्या होता है कि बच्चे शुरू में एक शौक के तौर पर रैक पिकिंग करते हैं और उसके बाद ये उनका लाइवलीहुड बन जाता है। वो पढ़ते लिखते हैं नहीं है और अपने परिवार के साथ उसी बिजनेस में जुड़ जाते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड स्पेशली। तो अगर साहिब आलम की बात करें तो साहिब आलम के लिए गार्बेज इज गोल्ड, बट फॉर हिज फैमिली एंड फॉर एल्डर्स इट इज लाइवलीहुड, अ वे ऑफ अर्निंग स्पेशली। अब इससे हम समझ सकते हैं कि बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब एक ही बिजनेस में है, वो है रैक पिकिंग। और आगे चल के क्या होता है कि साहिब आलम को एक मिल्क पार्लर में काम मिल जाता है। तो अनीस जंग अगली बार देखती हैं तो उसके हाथ में एक बड़ी सी केटल होती है दूध की और वो उसको कंधे पर लाद कर जा रहा होता है और कहता है कि मुझे 800 रुपये महीने इस पार्लर में मिलते हैं और खाना मिलता है और मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर जो एक केयरलेसनेस थी, एक आज़ादी, एक फ्रीडम थी, वो खत्म हो चुकी थी। जब उसके कंधे पर उसका कचरे का बोरा होता था तो वो फ्री था, free to do whatever he wants to do. Now he is bounded. He cannot do anything which is not a part of his job. He has to follow the instructions of his owner or his master. Now, so at last he loses his freedom. That's the story of Sahib Alam and the first part of Lost Spring. So let's get on to the second story. तो दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर अब दूसरी कहानी शुरू होती है जो कि है मुकेश की। मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिरोजाबाद इंडिया की एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा बैंगल मेकिंग का काम होता है, चूड़ियां बनाई जाती हैं और वो इंडिया में कह सकूं तो अगर सही कहा जाए तो वर्ल्ड में फेमस है सिर्फ इसी के लिए कि वहां पर सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा खूबसूरत चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो फिरोजाबाद में बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। जब अनीस जंग क्या कहते हैं मुकेश से मिलती हैं, मुकेश जो कि एक लड़का है लगभग 13 से 14 साल का, और उससे पूछती हैं कि तुम क्या बनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। दिस वॉज अनयूजुअली, काफी अजीब सा था एक ऐसे लड़के के मुंह से, एक ऐसे लड़की की जुबान से जो क्या कहते हैं फिरोजाबाद की काफी अंधेरे से भरी हुई सकरी गलियों से आता है, नैरो लेन से आता है, जहां पर लगभग पीढ़ियों से यही काम हो रहा है सिर्फ बैंगल मेकिंग का। वहां पर एक लड़का कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और तब अनीस जंग जो है वो काफी खुश भी होती हैं, काफी पॉजिटिव महसूस करती हैं। तब वो उससे कहती हैं कि तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। वो अपने घर लेकर जाता है तो रास्ते में वो देखती हैं कि गलियां काफी सकरी हैं, चारों तरफ लगभग लोगों का अंधेरा सा है, किसी घर से भट्टी
से क्या कहते हैं धूल और धुआं उठने की जो है विजन वो दिखाई देता है, सीन दिखाई देता है, और कोई ठेले पर रखकर चूड़ियों को बेचने के लिए ले जा रहा है। इतने में मुकेश उनको अपने घर जब लेकर जाता है तो वहां एक छोटा सा लोहे का गेट है, इसको लात मारकर खोलता है और अंदर जाकर देखते हैं तो बड़ा सा चूल्हा रखा हुआ है जिस पर क्या एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें कुछ वेजिटेबल पकाए जा रहे हैं। चारों तरफ देखने पर ही पता पड़ता है कि बड़ी बड़ी प्लेटें रखी हुई हैं। जानवर और इंसान दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। एक औरत जो है वो चूल्हे में फूंक मार रही है, लकड़ियां लगा रही है, वेजिटेबल्स पका रही है। एक औरत किसी बूढ़े को देखकर, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को देखकर थोड़ा पीछे हट जाती है। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है, वो भी इसी काम में लगी हुई है। एक और मुकेश की बहन है जिसके हाथ मैकेनिकली यांत्रिक तरीके से चलते हैं चूड़ियों को पॉलिश करने में, बनाने में। और वहां ये देख सकते हैं हम कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हजार्डियस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं ऑफ बेंगल मेकिंग। दे वर्क अराउंड द फर्नेसेस विदाउट having seen the sunlight. The actual cause and the actual effect of this is that when they work around furnaces, जब वो भट्टियों के आसपास काम करते हैं तो उनको एक गुफानुमा क्षेत्र में काम करना पड़ता है, इलाके में काम करना पड़ता है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, और वो केवल एक लॉ को देखते हैं और वहां पर मोल्ड करते हैं ग्लास को, उसको शेप देते हैं, और वहां पर वो इस तरह से काम करते 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 अपना टाइम बिताते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो उनका रेटिना जो है, आंखों का रेटिना, वो इतना ज्यादा कंप्रेस्ड हो चुका होता है कि वो सनलाइट को सहन नहीं कर पाता। ये एक एक्चुअल फैक्ट है दोस्तों कि फिरोजाबाद में काम करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी काफी कम एज से भट्टियों के पास में बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों को अक्सर समय से पहले अपने आंखों की रोशनी गंवानी पड़ती है। और ऐसा अक्सर देखा गया है फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग के काम में लगे हुए लोगों में और उनके परिवार के अंदर। तो ऐसा कुछ अनीस जंग को भी देखने को मिलता है, जो कि एक हजार्डियस एक्टिविटी है, एंड इट इज अ क्राइम टू मेक अ चाइल्ड डू सम काइंड ऑफ hazardous labor, and especially when their eyes are at stake. So let's go ahead of the story. तो अब जो अनीस जंग है वो उनकी दादी से बात करती है, मुकेश की दादी से। तो मुकेश की दादी ये कहती है कि ये तो हमारे कर्म में है, इसके पिताजी ये काम करते थे, अब ये काम कर रहा है, तो ये हमारा कर्म है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चला जा रहा है। उसके पिता की ओपिनियन ये है कि मैंने काम किया, मैं जो भी कर पाया वो मैंने कर लिया, और मैं उस पूरे एफर्ट में केवल एक घर बना सका जिससे कि मैं इनको एक छत के नीचे रख पा रहा हूँ। और लेटर ऑन वो ये कहते हैं कि जो मुझे आता था वो मैंने अपने बच्चों को सिखाया। जो उनको आता था दोस्तों वो केवल क्या था, बेंगल मेकिंग, वो था चूड़ियों को बनाने का काम। तो मतलब अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को, जो एल्डर्स हैं, वो केवल इतना ही सिखा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभाव है, सबसे बड़ी जो कमी है, वो मेरे हिसाब से दो चीजों की है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है अवेयरनेस। दे आर नॉट एजुकेटेड नॉर अवेयर। ना तो वो पढ़े लिखे हैं और ना ही इतने ज्यादा जागरूक हैं कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो पाए। और अगर मैं इस बात को करता हूं कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों, तो सबसे स्पेशल और सबसे ज्यादा शॉकिंग जो बात है वो ये है कि जब भी वो कोशिश करते हैं अपने राइट्स को लेने की, तो पुलिस वाले, साहूकार, पैसे वाले, पॉलिटिशियन, पावरफुल लोग और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोसाइटी को डील करते हैं या फिर इस सोसाइटी से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये लोग जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसी सिचुएशन में रहें। ये कभी नहीं चाहते कि एक गरीब अमीर बने। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे,
जिससे कि उनको नौकर मिल सके, उनको लेबर मिल सके, और ये लोग कभी भी किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी एनजीओ को इन तक पहुंचने ही नहीं देते, ना ही किसी गवर्नमेंट स्कीम को इन तक पहुंचने देते हैं। और जब भी ये लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू मुकेश फादर, he says that जब भी हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, whether be individual or whether be in group, we are thrashed, we are beaten to death by the policemen. पुलिस वाले पीटते हैं in a way that we have committed a big crime. मान लो हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया और इस तरह हमको पीटा जाता है, तो हम कैसे आवाज उठाएं? ऐसा होता है कि ऐसी सोसाइटीज में, फिरोजाबाद जैसी सोसाइटीज में जहां पर लोग ऐसे काम में लगे हैं, जहां एजुकेटेड भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है, वहां लोग शुरू में ड्रीम देखते हैं और बाद में अपने फेट, अपने लॉट, अपने भाग्य से समझौता कर लेते हैं, और उसके बाद ये मान लेते हैं कि हमें केवल ये करना है, यही हमारी किस्मत है, और इससे ज्यादा के हम बने ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी समरी, और लास्ट में मुकेश जो है वो ये कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड वन डे आई विल बी। अनीश जंग को खुशी होती है इस बात को सुनकर, तो अनीश जंग उससे पूछती हैं कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू फ्लाई एन एरोप्लेन, व्हाई डोंट यू डिजायर टू बी अ पायलट। तो कहता है बहुत छोटे से शब्दों में, उसने कहा कि बहुत कम हवाई जहाज हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। इसका मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो उड़ान हासिल कर पाते हैं इस फिरोजाबाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, एंड आई वुड लाइक, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको इतने ज़बरदस्त एपिसोड्स, इतने ज़बरदस्त वीडियो देखने को